तो सुनिएगा सर, बजट पास करने के लिए 6 स्टेजेस को पास करना पड़ेगा, ठीक है। बजट को पास करने के लिए वी हैव टू पास 6 स्टेजेस, ठीक है। बजट को पास करने के लिए सर 6 स्टेज पार्लियामेंट में किया जाता है। सबसे पहला स्टेज जो है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन स्टेज, दूसरा जो है उसको बोलते हैं जनरल स्टेज या फिर जनरल डिस्कशन स्टेज, तीसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे करके 6 गो है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। बजट का प्रेजेंटेशन मतलब फर्स्ट स्टेज, हेडिंग डालिएगा स्टेज 1। स्टेज 1 जो है हेडिंग डालिएगा प्रेजेंटेशन स्टेज, ठीक है, प्रेजेंटेशन स्टेज। अब ध्यान देना, सुनना ध्यान से। सब प्रेजेंटेशन स्टेज क्या है? तो ये सबसे इनिशियल स्टेज है, बजट को पेश करने का सबसे ये इनिशियल स्टेज है। अब इसका मतलब, इसके नाम में ही मतलब छुपा हुआ है, प्रेजेंटेशन स्टेज मतलब जो संसद में जो दोनों सदन हैं उनको ये बताया जाता है कि हाँ हम लोग बजट तैयार कर लिए हैं, अब हम उसको प्रेजेंट करेंगे। लेकिन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड इंट्रोडक्शन एंड प्रेजेंटेशन। इंट्रोडक्शन और प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। होता क्या है ना, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि पहले आप किसको बता रहे हैं, पहले आप किसको बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन का मतलब। हमेशा याद रखिएगा, बजट जो है वो हमेशा इंट्रोड्यूस कहां होगा सर? बजट हमेशा इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बजट जो है ये हमेशा इंट्रोड्यूस कहां होगा? लोकसभा में। और इसको इंट्रोड्यूस कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको इंट्रोड्यूस करता है। आई एम रिपीटिंग द थिंग, प्लीज आज के क्लास में थोड़ा कान वान खोल के बैठना, ठीक है। प्रेजेंटेशन स्टेज में क्या होता है सर कि जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट को इंट्रोड्यूस करता है लोकसभा में। लोकसभा में तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बजट जो है वो इंट्रोड्यूस कहां होता है, लोकसभा में कि राज्यसभा में? सर लोकसभा में होता है। और लोकसभा में भी किसके द्वारा किया जाता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, समझ में आया? सर इस दिन होता क्या है, जिस दिन प्रेजेंटेशन स्टेज का फर्स्ट डे होता है उसमें होता क्या है? तो सुनिएगा, इस दिन कोई भी डिटेल डिस्कशन नहीं होता है। मतलब बजट में क्या है ये वाला क्लोज के बारे में बताओ, पूरा एकदम खोद खोद के पूछा पूछी नहीं होता, कुछ नहीं होता है। उस दिन बेसिकली जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो एक स्पीच देता है या फिर देती है जिसका नाम है बजट स्पीच, ठीक है, बजट स्पीच देती है। अब ये बजट स्पीच में होता क्या है सर, सुनिएगा ध्यान से। बजट स्पीच में कुछ नहीं होता है, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है ना वो लोगों को समझाने का कोशिश करती हैं कि जो बजट है इसका सेलिएंट फीचर्स कौन कौन सा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन सा है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन सा है, बस वो उतना समझाती हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं करती हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है सर, कोई भी डिस्कशन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बस इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, बस बोल दिया जाता है सबको कि देखो बजट लाए हैं हम, बजट लाए हैं। और उस दिन जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो एक बजट स्पीच देती हैं या फिर बजट स्पीच दिया जाता है। उस बजट स्पीच में क्या होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो सेलिएंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करता है कि हमारा जो बजट है इसमें मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। अब विपक्षी दल क्या खड़ा होकर पूछ सकता है कि हमको इसके बारे में और बताओ? नहीं पूछ सकता है, क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन स्टेज में कोई भी डिस्कशन नहीं होता है, कोई भी डिस्कशन नहीं होता है, याद रखिएगा, कोई भी डिस्कशन नहीं होता है। उस दिन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बजट स्पीच होगा। बजट स्पीच में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर क्या बताएगा, ही और शी विल टेल अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द बजट। और इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद ये जो बजट स्पीच में जो कंटेंट था ना, इस कंटेंट को बहुत सारा कॉपी बना के, इस कंटेंट का बहुत सारा कॉपी बना के सबको बांट दिया जाता है कि देखो ये सब चीजें हैं। न्यूज़पेपर वालों को, मतलब न्यूज़पेपर में दे दिया जाता है, बहुत सारे जो मतलब बिजनेस एसोसिएशंस हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एसोसिएशन है वहां पे दे दिया जाता है, जितने भी एमपीज हैं उनको दे दिया जाता है कि आप लोग बैठकर पढ़ना। उस दिन कोई भी डिस्कशन नहीं होता है, कोई भी डिस्कशन नहीं होता है, ठीक है। एक बात समझ में आया? मतलब अभी तक मैं क्या कंक्लूड किया हूं यहाँ पे कि जो बजट है सर वो इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, और इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उस दिन कुछ नहीं होता, उस दिन बस बजट स्पीच दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सर, क्या राज्यसभा में, क्या राज्यसभा में बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता है क्या? द आंसर इज नो, याद रखिएगा, राज्यसभा में बजट को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा,
मेरे वर्ड्स को पकड़िएगा। राज्यसभा में बजट को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, राज्यसभा में बजट को प्रेजेंट किया जाता है। राज्यसभा में बजट को प्रेजेंट किया जाता है। अब इंट्रोड्यूस और प्रेजेंट मैंने सभी सब स्टार्टिंग में बताया। इंट्रोड्यूस का मतलब सबसे पहले हम किसको बता रहे हैं, और प्रेजेंट का मतलब कि हाँ देखो देखो ऐसा कुछ ना कुछ तो हो रहा है। प्रेजेंट का मतलब हाँ एक फॉर्मेलिटी है कि हाँ देखो ऐसा कुछ हो रहा है। समझ में आया आपको? सर एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में इंट्रोडक्शन और प्रेजेंटेशन कौन करता है, तो लोकसभा में इंट्रोडक्शन और प्रेजेंटेशन बजट का कौन करता है सर? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और सर लोकसभा और राज्यसभा में अगर पूछा जाए एग्जाम में आपसे कि राज्यसभा में बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता है क्या? नो सर, बजट को राज्यसभा में कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। वहां पे सिर्फ और सिर्फ वहां पे वहां पे सिर्फ और सिर्फ कल मैंने ना वहां पे लिखा था, जो आप बोल रहे हैं ना मनी बिल, कल मैंने वहां पे लिखा था इट इज अ टाइप ऑफ मनी बिल। ये कंप्लीटली मनी बिल नहीं है, ये मनी बिल जैसा बिहेव करेगा। और मनी बिल में भी हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए राज्यसभा के पास भेजते जरूर हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कंप्लीट एकदम रिजिड नहीं है कि मनी बिल जैसा ही है, मनी बिल का एक टाइप मान सकते हैं आप इसको। ठीक है, चलो राज्यसभा में सर राज्यसभा में बजट को प्रेजेंट किया जाता है। अब इस किसकी जिम्मेवारी है राज्यसभा में बजट को प्रेजेंट करना? तो या तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर खुद जाके वहां पे प्रेजेंट करेगा, ठीक है, या तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर खुद जाके वहां पे प्रेजेंट करेगा, या फिर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेगा कि हाँ भैया देखो हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, जाओ ना तुम मेरे बदले बोल दो ना वहां पे। तो या फिर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव चल जाएगा। समझ में आया? बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा कि इंट्रोडक्शन जो होता है बजट का वो लोकसभा में होता है और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ही होगा। लेकिन बजट का जो प्रेजेंटेशन होता है सर, ये राज्यसभा में भी होता है, और राज्यसभा में बजट का प्रेजेंटेशन किसके द्वारा किया जाता है? या तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाएगा या फिर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा किया जाएगा। इज इट क्लियर? सर प्रेजेंटेशन स्टेज में बस इतना ही होता है। दैट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन स्टेज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? चलो, मतलब सर प्रेजेंटेशन स्टेज इज डन, प्रेजेंटेशन स्टेज इज डन। इसके बाद कौन सा स्टेज आता है? इसके बाद आता है जनरल स्टेज या फिर जनरल डिस्कशन स्टेज। ठीक है, हेडिंग बना लीजिएगा, स्टेज 2 जनरल डिस्कशन स्टेज। जनरल डिस्कशन स्टेज, इसमें क्या होता है देखना, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है जनरल डिस्कशन। सर यहां पे भी सिर्फ जनरल डिस्कशन होता है, एकदम डीप घुस कर डिस्कशन नहीं होगा, एकदम जनरल डिस्कशन होगा, डिटेल्ड डिस्कशन नहीं होगा। जैसा लिखा हुआ है ना जनरल डिस्कशन स्टेज, यहाँ पे डिटेल्ड डिस्कशन नहीं होता है एकदम घुस घुस के अच्छा इसके बारे में बताओ उसके बारे में नहीं। इसमें भी बस ओवरव्यू जनरली डिस्कस किया जाता है कि हमारे बजट में क्या क्या चीज है। ठीक है सर, यहाँ पे क्या ओपोजिशन क्रिटिसाइज कर सकता है गवर्नमेंट को? जो ओपोजिशन पार्टी है, क्या वो रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज कर सकता है कि अरे छी छी कितना गंदा बजट लाया है ये वो? हाँ सर कर सकता है। ठीक है, जनरल डिस्कशन स्टेज में क्या होता है कि डिटेल डिस्कशन नहीं होता है, नो डिटेल डिस्कशन, याद रखिएगा, नो डिटेल्ड डिस्कशन, नो डिटेल्ड डिस्कशन। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा सर जो जनरल डिटेल जनरल डिस्कशन स्टेज में क्या होता है कि पॉलिटिकल पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म इज अलाउड, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म इज अलाउड। अब पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म का मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल हम रूलिंग पार्टी के हैं, हम यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हम बजट पेश किए, ओपोजिशन वाला को पसंद नहीं आया, तो वो लोग पूरा चिल्लाने लगता है अरे ये क्या फालतू है, ये तो बहुत खराब गवर्नमेंट है, ये वो, ये बहुत खराब सरकार है, मतलब ये सब कर सकता है। लेकिन अगर मेरे को कोई ओपोजिशन वाला उठ के पूछे कि अरे ये वाला पार्ट में तुम ये वाला सब क्लॉज लिखा है इसके बारे में मेरे को बताओ, तो हम उसको क्या बोलेंगे? देखो बाबू, हम लोग जनरल डिस्कशन का स्टेज में है, अभी हम कुछ नहीं बताने वाले हैं तुमको। समझ में आया तुम आप लोग आप सभी को? नेक्स्ट सर, जनरल डिस्कशन स्टेज जो है ये सिर्फ लोकसभा में होता है कि राज्यसभा में होता है? याद रखिएगा ये दोनों जगह होता है, बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह जनरल डिस्कशन होता है। समझ में आया? बजट का डिस्कशन दोनों जगह होता है सर, जनरल डिस्कशन जो है बजट का वो दोनों जगह होता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। समझ में आया? अगर आपको याद आ रहा है पहला स्टेज, तो पहला स्टेज में मैंने आपको इतना समझाया कि इंट्रोडक्शन जो है वो कहाँ होगा? लोकसभा में होगा। और राज्यसभा भी क्या इन्वॉल्व होता है सर इंट्रोडक्शन में? नहीं, राज्यसभा इंट्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, पर राज्यसभा में
बजट को प्रेजेंट करना जरूरी है, प्रेजेंट करना जरूरी है, और राज्यसभा में भी प्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद जनरल डिस्कशन स्टेज आता है। जनरल डिस्कशन स्टेज में कुछ नहीं होता है, बस टॉपिक को, ओके फाइन, बस टॉपिक को जनरली डिस्कस किया जाता है, ठीक है। उसमें कोई भी डिटेल डिस्कशन नहीं होता है, कोई भी एकदम एकदम डीप घुस घुस के पढ़ाई नहीं किया जाता है कि हाँ ये बता दो मेरे को, ये भी बता दो, नहीं, कुछ वैसा नहीं होता है। आपको याद रखने वाली क्या चीज है कि ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह होगा। जनरल डिस्कशन जो होता है ना बजट का, ये दोनों जगह होता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। नेक्स्ट सर, जब जनरल डिस्कशन का स्टेज होता है ना, जब जनरल डिस्कशन का स्टेज होता है उस वक्त यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एक बजट स्टेटमेंट पेश करता है। याद रखिएगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एक बजट स्टेटमेंट पेश करता है, बजट स्टेटमेंट पेश करता है, याद रखिएगा, ठीक है। जनरल डिस्कशन स्टेज में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एक बजट स्टेटमेंट पेश करता है, उसमें बहुत सारा चीज बजट के बारे में दिया रहता है। नेक्स्ट सर, ये जो जनरल डिस्कशन स्टेज है ये कितने दिनों के लिए होता है, कितने दिनों तक चलता है? ये मात्र 3-4 दिनों तक चलता है, ठीक है। ये मात्र 3-4 दिनों तक चलता है, और 3-4 दिन के बाद जब ये जनरल डिस्कशन स्टेज खत्म हो जाता है, इसके बाद जो सदन है, जो बजट सेशन है, इस सेशन को 3-4 वीक के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। सुन रहे हैं आप लोग, मैंने क्या बोला? जब जनरल डिस्कशन स्टेज खत्म हो जाता है ना, 3-4 दिन जब जनरल डिस्कशन चलते रहता है, और उसके बाद 3-4 दिन बाद जब ये पूरा कांड खत्म हो जाता है, ये पूरा स्टेज खत्म हो जाता है, उसके बाद हाउस को बजट बजट सेशन का जो सत्र है, बजट सत्र जो है, उसको हम लोग 3-4 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर देते हैं। 3-4 सप्ताह तक सब आराम से घर में रहता है। अब आप पूछोगे कि सर 3-4 सप्ताह क्यों दे दिया, क्या रीजन था? तो सुनिएगा ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, बजट में मिनिस्ट्री ऑफ बजट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मांगा है 10,000 करोड़, 10,000 करोड़, ठीक है, 10,000 करोड़ मांगा है। अब आप लोग मुझे बताओगे ये 10,000 करोड़ कहां से आएगा? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा, ठीक है। एक दिन मैंने आपको बताया था, समझाया था कि सर कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना है, तो ये निकालने का अधिकार किसके किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव्स के पास है, एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विधान पालिका के हाथ में है, कार्यपालिका के हाथ में नहीं है। अब सुनना ध्यान से, बजट किसने तैयार किया? फाइनेंस मिनिस्टर ने। नाउ टेल मी, फाइनेंस मिनिस्टर क्या एक एग्जीक्यूटिव नहीं है, एक कार्यपालिका हिस्सा नहीं है? हाँ जी, हिस्सा है। नेक्स्ट, बजट जो है वो फाइनलाइज कौन किया? बजट जो है फाइनलाइज कौन किया? सर कैबिनेट मंत्री लोग, और कैबिनेट मंत्री लोग और पीएम, इन्होंने बजट को फाइनलाइज किया। नाउ कैन यू टेल मी, कैबिनेट मंत्री और पीएम एक एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है? हाँ जी सर, ये भी एग्जीक्यूटिव है। इसके बाद सर, इस बजट को पेश करने से पहले हम लोगों ने किसका परमिशन लिया था? हम लोगों ने परमिशन लिया था प्रेसिडेंट साहब का, हमारे राष्ट्रपति साहब का। क्या राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है, कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? हाँ सर, हिस्सा है। नाउ अगर आप देखोगे तो सर अभी तक सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव 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 ही चल रहा है, लेकिन पैसा हमको निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो अब लेजिस्लेटिव को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब अभी तक सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी दिख रही है हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी दिख रही है, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए सर लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी करना बहुत जरूरी है। स्क्रूटनी मतलब होता है छानबीन, स्क्रूटनी मतलब होता है एकदम चीर फाड़, ठीक है। इस मतलब लेजिस्लेटिव का पूरा हक बनता है कि वो पूरा बजट को अच्छा से पढ़े, अच्छा से उसको लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी किया जाए, तभी जाके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाले। सर ये जो 3-4 हफ्ते का वक्त दिया जाता है ना, ये 3-4 हफ्ते का वक्त दिया जाता है ताकि लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी अच्छे से हो सके। अब सर लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी कब होगा? लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी कब होगा? जब ये बजट हमारे लोकसभा में पेश किया जाता है, जब हमारे पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, तो वहां के जो एमपी हैं, जो कि मिनिस्टर नहीं है, ऑल दी एमपीज, जितना भी एमपी है मिनिस्टर के अलावा, वो किसका एग्जाम्पल है? लेजिस्लेटिव का कि एग्जीक्यूटिव का? सर लेजिस्लेटिव का। तो वो लोग पूरा इसका चीर फाड़ करते हैं और देन जाके पैसा निकालते हैं।
ठीक है, तो ये जो 3-4 वीक का मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने का जो गैप मिला ना, सस्पेंशन मिला ना, 1 महीना का जो सस्पेंड किया गया ना बजट सेशन को, किस लिए किया जाता है? ताकि जो लेजिस्लेटिव है वो अच्छा से बजट को स्क्रूटनाइज कर सके, ठीक है, अच्छा से बजट को स्क्रूटनी कर सके। समझ में आया आप लोगों को? क्या आपको ये बात समझ में आया कि क्यों 3-4 हफ्ते के लिए छुट्टी दे दिया सबको, बजट सेशन को रोक दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया? ठीक है, चलो सुनना ध्यान से। नाउ ये हो गया जनरल डिस्कशन स्टेज। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी होती कैसे है, कैसे की जाएगी? लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी होती कैसे है? इससे पहले, वहां तक पहुंचने से पहले मैं आपसे यहाँ पे क्लियर होना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से। क्या प्रेजेंटेशन बजट मतलब प्रेजेंटेशन स्टेज में, ये फर्स्ट स्टेज है प्रेजेंटेशन स्टेज, क्या यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों इन्वॉल्व है? हाँ जी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों इन्वॉल्व है। हाँ जी, इन्वॉल्व है, याद रखिएगा। लेकिन इंट्रोडक्शन कहां हो रहा है? इंट्रोडक्शन कहां होगा? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। इंट्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो है जनरल डिस्कशन। क्या यहां पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों इन्वॉल्व है? सर दोनों इन्वॉल्व है, याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, सर जनरल डिस्कशन में क्या डिटेल डिस्कशन किया जाता है? डिटेल डिस्कशन किया जाता है क्या? नो। ठीक है, जनरल डिस्कशन का जो स्टेज है ये कितने दिनों तक चलता है? ये कितने दिनों तक चलता है? 3-4 दिन तक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब जनरल डिस्कशन स्टेज खत्म हो जाता है, इनका 24 चल रहा है, जब जनरल डिस्कशन स्टेज चलता है, मतलब खत्म हो जाता है, उसके बाद कितने वीक्स का सस्पेंड कर दिया जाता है? कितने वीक्स के लिए बजट सेशन को सस्पेंड कर दिया जाता है? 3-4 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों सस्पेंड किया जाता है? फॉर लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी, कि लेजिस्लेटिव वाले स्क्रूटनी कर सके पूरे बजट को अच्छे से। नेक्स्ट, अब बात आता है सर कि लेजिस्लेटिव वाले मतलब वो हर एमपी, लेजिस्लेटिव, देखो भाई, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो जो भी मिनिस्टर होते हैं इंक्लूडिंग द पीएम, वो लोग दो काम करते हैं, वो लेजिस्लेटिव का भी काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव का भी काम करते हैं। लेकिन ये पूरा मिनिस्टर और पीएम के अलावा जितने भी एमपी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव काम करते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव काम कर रहा है, ये लोग पूरा लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी करेगा पूरे बजट का। नेक्स्ट, सर लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी होगा कैसे? ये होता है स्टेज 3 का मदद से। सुनिएगा ध्यान से। सर आज से बहुत साल पहले 1989 में 1989 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चीज पाया कि लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी करने के लिए, लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 कमेटी बनाया। सुनिएगा ध्यान से। 1989 में जब 8वां लोकसभा था, जब 8th लोकसभा था, जब 8वां लोकसभा था ना, उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर पार्लियामेंट ने एक नया प्रोसीजर अपनाया। उन्होंने 3 सब्जेक्ट कमिटीज बनाया, 3 सब्जेक्ट कमिटीज बनाया। पहला सब्जेक्ट कमेटी का नाम था एग्रीकल्चर कमेटी, एग्रीकल्चर कमेटी। दूसरा कमेटी का नाम था इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट कमेटी। ठीक है, और तीसरा कमेटी का नाम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी। 1989 में लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी को और अच्छा से करने के लिए 8th लोकसभा में जो पार्लियामेंट है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार सब्जेक्ट कमिटीज बनाया जाए। तो 3 सब्जेक्ट कमिटीज बनाया गया, एग्रीकल्चर कमेटी, इन्वायरमेंट कमेटी और साइंस एंड टेक कमेटी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी। अब यही कमिटीज ना बैठ के लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी करती थी बजट का। ठीक है सर, ये जो प्रावधान लाया गया ना 8वां लोकसभा में, ये बहुत ही अच्छा लगा सभी को, ये बहुत ही अच्छा लगा सभी को। इसीलिए 1993 में 1993 में ये जो कॉन्सेप्ट आया था ना 1989 में, उस चीज को और भी बड़ा बड़ा करके पेश किया गया। अब क्या बोला गया, जब 10वां लोकसभा था, 1993 में 10th लोकसभा था, जब 10th लोकसभा था ना, उस वक्त ये बोला गया कि अब हम लोग 17 17 डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी बनाएंगे।
ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो स्टैंडिंग कमेटी का मतलब समझिए। स्टैंडिंग कमेटी बाहर में जाए, ये डिपार्टमेंटल क्या होता है, सबसे पहले तो स्टैंडिंग कमेटी का मतलब समझिए। स्टैंडिंग कमेटी उस कमेटी को बोलते हैं जो कि एक परमानेंट कमेटी होता है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी उस कमेटी को बोलते हैं जो एक परमानेंट कमेटी होता है, जो 365 दिन रहेगा सर साल में। वो कभी, उसका खंडन नहीं होता, वो कभी टूटता नहीं है। हाँ, उसमें मेंबर्स आते जाते रहेंगे, मतलब मेंबर्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन वो कमेटी रहेगा। आई एम रिपीटिंग, स्टैंडिंग कमेटी वैसा कमेटी को बोलते हैं जो कि परमानेंट कमेटी होता है, जिसमें मेंबर्स चेंज होते रहेंगे सर, हर साल मेंबर्स डिफरेंट डिफरेंट आते रहेंगे, लेकिन वो कमेटी कभी भी खत्म नहीं होगा, वो कमेटी हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। वो कमेटी कभी भी भंग नहीं होगा, ठीक है। तो स्टैंडिंग कमेटी का मतलब समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। 1993 में क्या देखा गया कि सर जो भी बजट पेश किया जा रहा है, ये कोई ना कोई फलना फलना डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट को समझ के, हर डिपार्टमेंट को ऑब्जर्व करके 17 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी बनाया गया कि इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा, इन इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा, जो भी लीगल लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी करना है, वो ये वाली कमेटी करेगी। उसके अलावा इस कुछ कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट को और जोड़ के एक कमेटी बनाया गया, बोला गया कि ये कमेटी उसको स्क्रूटनी करेगी, ठीक है। ऐसा 17 को डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी बनाया गया, ठीक है, 17। इससे फायदा क्या हुआ सर, इससे फायदा ये हुआ कि जो लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी है वो और ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, वो और ज्यादा इवॉल्व हो गया, वो और ज्यादा लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी बढ़ गया, ठीक है। नाउ सर आज के टाइम में कितना स्टैंडिंग कमेटी है, आज के टाइम में कितना डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी है। तो याद रखिएगा 2004 में, 1993 में 17 डिपार्टमेंटल कमेटी हुआ था। और ये जो तरीका था ना, ये और बहुत ज्यादा अच्छा माना गया, बहुत अच्छा माना गया। इसीलिए 2004 में 7 और कमेटी ऐड कर दिया गया और टोटल कमेटी बन गया 24। तो आज के टाइम तक टोटल 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी बजट में चीजें हैं उनको बैठ के लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी करती है। समझ में आया आपको। अब आप मुझसे पूछोगे सर इसमें मेंबर कौन कौन होता है, सब बताऊंगा। अब अभी तक आपको ये समझ में आया कि अगर आपसे पूछा जाए, आज पूछा जाए कि यार आज बताओ, आज बताओ कि पार्लियामेंट में कितना डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है आज के वक्त में 2023 में, सर 24 गो है, ठीक है। कितना है, 24 गो है। समझ में आया सभी को, आया ना, बोलो सर। नेक्स्ट, समझ में आया सभी को। सर ये सब किस स्टेज में हो रहा है, ये सब किस स्टेज में हो रहा है, थर्ड स्टेज में। और थर्ड स्टेज का नाम क्या है, देखो यहाँ पे, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटी। क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, यही हो रहा है सर थर्ड थर्ड स्टेज में। तो लिख लीजिएगा, थर्ड स्टेज चल रहा है अभी हमारा। क्या है थर्ड स्टेज, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटी, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटी। समझ में आया। चलो नाउ अब हम लोग आते हैं कि ये जो डीआरएससी है, मतलब डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जो है, इसमें मेंबर कौन कौन होगा। तो सुनना ध्यान से। अच्छा, डीआरएससी क्यों बनाया हमने, क्या रीजन था, मेन रीजन क्या था डीआरएससी बनाने का, क्या करना, करने के लिए इसको बनाया गया, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी क्या करने के लिए बनाया गया था। तो मेन रीजन क्या था सर डीआरएससी बनाने का, टू इवॉल्व दी फॉर बेटरमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी, लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी को और अच्छा से बेहतर किया जा सके और इवॉल्व किया जा सके, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज बनाया। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर इसमें एग्जीक्यूटिव वाले इन्वॉल्व हो गए, कॉमन सेंस पूछ रहा हूं, अगर इसमें एग्जीक्यूटिव वाले इन्वॉल्व हो गए तो क्या लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी अच्छा से हो पाएगा, क्या इसमें अगर इसमें कार्यपालिका वाले लोग इन्वॉल्व हो गए तो क्या लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी अच्छा से हो पाएगा, क्या लेजिस्लेटिव वाले अच्छा से चीड़ फाड़ कर पाएंगे, हर चीज का बजट को अच्छा से देख पाएंगे, सर नहीं देख पाएंगे। इसीलिए सर डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज में
कोई भी एग्जीक्यूटिव वाला मेंबर नहीं होता है। अब आपसे मैं अगर थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि पार्लियामेंट में, सदन में जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर एज वेल एज द पीएम इंक्लूडिंग द पीएम, जो मिनिस्टर और पीएम होते हैं उनके अलावा बाकी सब कोई क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव है। लेकिन यही लोग सिर्फ क्या है, मिनिस्टर और पीएम क्या है सर, यही लोग एग्जीक्यूटिव है। मतलब डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में हर कोई मेंबर बन सकता है सिवाय मिनिस्टर एंड पीएम के। समझ में आया आपको? सिवाय मिनिस्टर और पीएम के हर कोई इसमें मेंबर बन सकता है। इज इट क्लियर? हाँ जी। और क्यों क्यों बनने क्यों मिनिस्टर लोग इसका हिस्सा नहीं बन सकता है? क्यों मिनिस्टर लोग? भैया हमने कोशिश ही किया था कि मिनिस्टर लोग को एग्जीक्यूटिव को दूर रखना है, तो उसी के लिए तो बनाया। फिर आप एग्जीक्यूटिव को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो? ठीक है, इसीलिए इसमें एग्जीक्यूटिव कोई भी नहीं होता। कोई भी बंदा जो एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है वो इसका हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट सर, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? इसमें 31 मेंबर्स होते हैं। इसमें टोटल 31 मेंबर्स होते हैं। 21 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 10 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मतलब डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, आते हैं फिर से। डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी क्यों बनाया गया सर? ताकि लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी अच्छा से हो सके। इसमें मेंबर कौन कौन होता है इसमें सर? हर वो एमपी जो कि मिनिस्टर नहीं है, हर वो एमपी जो मिनिस्टर नहीं है वो इसका हिस्सा हो सकता है। एक डीआरसी में अगर मैं पूछूं कि अभी 2004 के बाद से भारत में कितना डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, हमारे पार्लियामेंट में कितना को है, कितना है सर? 24, 24 है। ठीक है, 24 गो है। समझ में? 24 गो है। और हर एक डीआरसी में कितना मेंबर होता है? 31 गो। राज्यसभा से कितना होता है? राज्यसभा से कितना होता है सर? 10 गो। 10 होता है राज्यसभा से और 21 होता है लोकसभा से। 21 होता है लोकसभा से। इज इट क्लियर? 21 होता है लोकसभा से। समझ में आपको? नेक्स्ट सर, इसके अलावा मैंने क्या बताया कि जो डीआरसी है, डीआरएससी है सर, ये लीगल स्क्रूटनी वगैरह के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट सर, फॉर एग्जांपल बजट पेश किया गया, बजट पेश किया गया और बजट के को लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी के लिए एक डीआरसी में भेज दिया गया, डीआरएससी में भेज दिया गया। अब हर डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी एक रिपोर्ट देती है कि देखो इस वाले बजट में, इस वाले सेगमेंट में ये चीज सही है, ये चीज गलत है। नाउ बात ये आता है कि सर कोई भी जो भी रिपोर्ट आए, जो भी रिपोर्ट आए किसी भी स्टैंडिंग कमेटी से, क्या वो बाइंडिंग होती है गवर्नमेंट के ऊपर? याद रखिएगा, नो, इट इज नॉट बाइंडिंग। ठीक है, इट इज नॉट बाइंडिंग ओवर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं होती है, वो मतलब कंसल्टेटिव होती है। हाँ, कंसल्ट दे सकता है लेकिन इट इज नॉट बाइंडेड ओवर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मन है इसको, अगर वो जो भी वो रिपोर्ट दे रही है उस रिपोर्ट को पढ़ के अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ये रिपोर्ट अच्छा है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, तब गवर्नमेंट करेगी। इट इज नॉट सर एकदम इम्पोज नहीं किया सकता, नहीं तुमको मेरे साथ शादी करना ही पड़ेगा, नो, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो उसका इट इज नॉट बाइंडिंग। समझ में आया आपको? इट इज नॉट बाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट सर, जो डीआरएससी होता है ना, जो डीआरएससी होता है इसमें जो मेंबर्स होते हैं, डीआरएससी के जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर 1 ईयर होता है। मतलब 1 साल के बाद पूरा मेंबर फिर चेंज हो जाएगा। समझ में आया? कोई भी डीआरसी में, कोई भी स्टैंडिंग कमेटी में एक मेंबर 1 ही साल के लिए रहता है, फिर से वो बाद में आ सकता है, वो अलग बात है, लेकिन वो रहेगा 1 ही साल के लिए। ठीक है सर, समझ में आया आप सभी को? हेलो 1 2 3, समझ में आया आप सभी को? ठीक है, चलो। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं सिंपल सा एक चीज कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है स्टैंडिंग कमेटी का, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में क्या पूछेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का, ये किस ईयर में आया और किस लोकसभा के वक्त आया? ये किस ईयर आया और किस लोकसभा में आया?
योर आंसर शुड बी 1993 10th लोकसभा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने तो 1989 बताया था, तो अगर आप देखो तो वो था सब्जेक्ट रिलेटेड कमेटी, सब्जेक्ट रिलेटेड कमेटी, वो स्टैंडिंग कमेटी नहीं था, ठीक है, वो स्टैंडिंग कमेटी नहीं था। समझ में आया आपको? तो ये चीज याद रखिएगा। और 2004 में 17 जो स्टैंडिंग कमेटी था उसको बढ़ा करके 24 कर दिया गया था, और आज भी 24 ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कौन सा स्टेज? तीसरा स्टेज। दिस इज आवर थर्ड स्टेज, स्क्रूटनी बाय द डिपार्टमेंटल कमिटीज, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेज इज वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। चलो, फोर्थ स्टेज इज वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट। क्या आप लोग को याद है व्हाट इज डिमांड ऑफ ग्रांट? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज डिमांड ऑफ ग्रांट? कल ही पढ़ा था हमने। क्या होता है ये डिमांड ऑफ ग्रांट? चलो, डिमांड ऑफ ग्रांट, ठीक है ना। होता क्या है? वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट। जो फाइनेंस मिनिस्टर के पास डिमांड ऑफ ग्रांट आया था सभी मिनिस्ट्री के पास पास से, अब अब बारी आती है कि उन डिमांड ऑफ ग्रांट्स को सबके सामने बताना कि हर मिनिस्ट्री कितना कितना पैसा मांग रही है। आई रिपीट, डिमांड ऑफ ग्रांट जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से आया था फाइनेंस मिनिस्टर के पास, अब फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेगा? एक एक करके हर डिमांड ऑफ ग्रांट को पूरा सदन में दिखाएगा। बट एक चीज याद रखना, वोटिंग ऑफ वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होता है, इसका राज्यसभा से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप देखो अभी तक जो 4 स्टेज हमने पढ़ा, 3 स्टेज जो पढ़ा हमने, इसमें सर पहला स्टेज में भी लोकसभा राज्यसभा दोनों था, ठीक है। दूसरा स्टेज में भी लोकसभा राज्यसभा दोनों था। तीसरा स्टेज में सर लोकसभा राज्यसभा दोनों था। लेकिन चौथा स्टेज अगर आप देखोगे ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस में इन्वॉल्व है? कौन इन्वॉल्व है? लोकसभा इन्वॉल्व है। और पहला स्टेज में भी एक और चीज आपको याद रखना कि फर्स्ट स्टेज में भी जो इंट्रोडक्शन होता है वो लोकसभा में होता है, वो लोकसभा में होता है, ठीक है। तो वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट ये किस में किया जाएगा सर? कौन से सदन में किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होगा, राज्यसभा में नहीं होगा, ठीक है। लोकसभा में होगा, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में नहीं होगा। मतलब सर वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट में होता क्या है? देखो, सबसे पहले ना जो मिनिस्ट्रीज हैं, मतलब मिनिस्ट्रीज हैं, वो मैक्सिमम 107 से 110 डिमांड ऑफ ग्रांट भेजती है फाइनेंस मिनिस्टर को, ठीक है। मतलब मैक्सिमम कितना डिमांड ऑफ ग्रांट बनाया जा सकता है मिनिस्ट्रीज के द्वारा? 107 से 110 डिमांड ऑफ ग्रांट बनाया जाता है। अब जितना भी डिमांड ऑफ ग्रांट है, ये सभी डिमांड ऑफ ग्रांट फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा का जो स्पीकर है ना उनको दे देती है कि लीजिए सर इतना कुछ है, ठीक है। अब क्या होता है? अब क्या होता है कि जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक एक करके हर डिमांड ऑफ ग्रांट को पढ़ता है और बताता है कि ये इस मंत्रालय का है। फॉर एग्जाम्पल, सुनना ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल हम अभी बन जाते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, हम है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मेरे हमको पहला पहला डिमांड ऑफ ग्रांट दिखाना है सभी को। ये जो डिमांड ऑफ ग्रांट है ना, ये लेट इट बी मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर, या फिर लेट इट बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, डिफेंस मिनिस्ट्री का डिमांड ऑफ ग्रांट मैं पढ़ रहा हूं सबके सामने। तो मैंने सबको बताया कि देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ना, ये बोल रहा है मेरे को इस बार 1,000 करोड़ रुपया चाहिए, 1,000 करोड़ रुपया चाहिए, ठीक है, 1,000 करोड़ रुपया चाहिए। अब सब जो भी ऑपोजिशन वाला था सब सुन के बका गया, अरे बाप रे बाप, ये मतलब क्या बोलना चाह रहा है, 1,000 करोड़ दे दे इसको। तो मैंने वैल्यू तो बताया कि इतना वैल्यू चाहिए, मैं थोड़ा सा जस्टिफाई भी करता हूँ कि ये क्यों चाहिए। मैं बताता भी वो लोग को कि देखो भैया, मेरे को ये प्लेन्स मंगाना है, अच्छा क्वालिटी का गन मंगाना है, अच्छा क्वालिटी का हेलमेट खरीदना है, अच्छा क्वालिटी का ड्रेस देना है सभी को, इसीलिए 1,000 करोड़। ऊपर से ये लोग चाइना वाइना लोग कभी भी बकाया हुआ है, कभी भी कुछ कर देगा, तो हमको उन लोग को भी टैकल करना है, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 1,000 करोड़ का ग्रांट चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है और डिसेंट होता है, और ये पास हो जाता है। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा।
क्या बोला मैंने, डिबेट डिस्कशन और डिसीजन डिसेंट से यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मेजोरिटी नहीं देखा जाएगा कि जैसे मैंने बता दिया कि डिमांड ऑफ ग्रांट है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कि 1,000 करोड़ चाहिए, तो सर आराम से 1,000 करोड़ पास हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, सुनिएगा ध्यान से। लोकसभा में दो गुट होते हैं, इतना तो समझ में आता है ना आपको। एक गुट होता है मेजोरिटी का, एक गुट होता है मेजोरिटी का, इतना मानते हैं आप लोग। एक गुट होता है मेजोरिटी का, और जो मेजोरिटी में होता है वही रूलिंग पार्टी होता है सर, वही गवर्नमेंट चलाता है। और एक गुट होता है माइनॉरिटी का। और माइनॉरिटी कौन होता है सर, ओपोजिशन पार्टी। ओपोजिशन पार्टी, मानते हैं आप लोग ये चीज को, ओपोजिशन पार्टी। ये जो लाल कलर का है, जितने भी एमपीज हैं लोकसभा में बैठे हुए, ये किसका हिस्सा है सर, मेजोरिटी का हिस्सा है, रूलिंग पार्टी का हिस्सा है, रूलिंग पार्टी का हिस्सा है। और ये जितना भी छोटा छोटा अल्पसंख्यक दिख रहे हैं ना, ये किसका हिस्सा है सर, ये सब बन जाते हैं ओपोजिशन पार्टी। समझ में आ रहा है सभी को, रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन पार्टी में डिफरेंस? सुनना ध्यान से सर। जब डिमांड ऑफ ग्रांट पेश किया जाता है ना, उस वक्त एज अ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हम तो बता दिए कि देखो 1,000 करोड़ हमको पैसा चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। तब तक क्या हुआ, ओपोजिशन पार्टी का एक आदमी खड़ा हो गया और बोलता है लोकसभा के स्पीकर को, सर आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस कट मोशन। कट मोशन, ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या। एज अ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मैंने एक मंत्रालय का डिमांड ऑफ ग्रांट को पेश किया कि डिफेंस मिनिस्ट्री को 1,000 करोड़ चाहिए। तभी ओपोजिशन वाला एक आदमी उठ के बोलता है कि सर हमको कट मोशन पेश करना है ना। व्हाट इज कट मोशन, व्हाट इज कट मोशन, ये बहुत ही खतरनाक चीज है कट मोशन। बिल्कुल खतरनाक नहीं है सर, सुनिएगा ध्यान से। कट मोशन क्या होता है, कट मोशन तीन टाइप का होता है सर, ठीक है। कट मोशन तीन टाइप का होता है, ठीक है। सबसे पहला टाइप जो कट मोशन का होता है वो है पॉलिसी कट मोशन। सबसे पहला जो होता है वो पॉलिसी कट मोशन। अगर अगर पॉलिसी कट मोशन पूरे लोकसभा से पास हो जाता है ना, अगर पॉलिसी कट मोशन पूरे लोकसभा से पास हो जाता है, उस वक्त क्या होता है सर, उस वक्त जो डिमांड पेश किया गया था ना, जो डीओजी पेश किया गया था, डिमांड ऑफ ग्रांट जो पेश किया गया था, डिमांड ऑफ ग्रांट जो पेश किया गया था, ठीक है, जो प्रपोज किया गया था, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। मतलब जो ओपोजिशन है वो बोलता है नहीं, ये हमको पूरा डिमांड ऑफ ग्रांट पसंद नहीं है, ये पूरा पॉलिसी ही हमको नहीं पसंद है, ये जो पूरा तुम मांग रहा है ना डिमांड ऑफ ग्रांट, ये पूरा पसंद नहीं है। मतलब क्या हुआ, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया एक डिपार्टमेंट का ग्रांट कि एक वो डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, वो बोल रहा है कि 1,000 करोड़ रुपए हमको चाहिए। लेकिन एक आदमी अपोजिशन से उठ के बोला कि हमको कट मोशन पेश करना है। और कट मोशन भी किस टाइप का कट मोशन सर, पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन में क्या होता है कि इंटायर पॉलिसी को रद्द कर दिया जाता है। इंटायर पॉलिसी को बोला जाता है कि नहीं, ये 1 रुपया नहीं देंगे, जितना पैसा मांगा था ना एकदम नहीं देंगे। मतलब कितना पैसा मांगा गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, बताओगे क्या आप लोग? परपोज्ड परपोज्ड डिमांड ऑफ ग्रांट कितना था? हाँ जी, कितना था? अरे भैया कितना था, कितना था, कितना था? 1,000 करोड़, 1,000 करोड़, ठीक है, 1,000 करोड़ परपोज डिमांड ऑफ ग्रांट था। लेकिन पार्लियामेंट में या फिर लोकसभा में पास हो गया क्या, पॉलिसी कट मोशन। इसके वजह से, पॉलिसी कट मोशन के वजह से क्या हो गया कि जो भी डिमांड ऑफ ग्रांट था ना, ये कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया गया, ये कंप्लीटली कट हो गया, कट मोशन की तरह कंप्लीटली कट हो गया। मतलब वो पैसा अब नहीं दिया जाएगा। मतलब 1,000 करोड़ रुपया मांगा गया था और अब बोला गया कि हम 1,000 करोड़ नहीं देंगे। तो सर कितना रुपया बचा, कितना रुपया मिलेगा डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को? 1,000 करोड़ रुपया मांगा गया था और 1,000 करोड़ रुपया नहीं दिया गया, तो कितना रुपया दिया जाएगा? कितना रुपया दिया जाना चाहिए? मेरा बेटा मेरे से 10 रुपया मांगा, हम उसको 10 रुपया नहीं दिए, तो कितना रुपया दिया हम उसको?
इतना बात आपको नहीं समझ में आता है? हर चीज आपको एग्जांपल देके बताऊं? सर पॉलिसी कट मोशन का मतलब क्या होता है कि जो भी एक्सपेक्टेशन था मिनिस्ट्री का, वो एक्सपेक्टेशन हम लोग पूरा खत्म कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ये पॉलिसी ही ठीक नहीं है, ये जो डिमांड ऑफ ग्रांट मांगा है ना, ये एकदम ठीक नहीं है, पूरा पूरा एकदम खत्म कर दीजिए। नहीं, एकदम पैसा नहीं देंगे, जितना मांगे है ना उतना एकदम पैसा नहीं देंगे, ठीक है, पूरा पैसा नहीं देंगे आपको, ठीक है। सर 1,000 करोड़ रुपया मांगा था और पॉलिसी कट मोशन पास हो गया है। ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड्स को, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब पास हो जाएगा तभी ऐसा होगा। पॉलिसी कट मोशन पास हो गया। देखो, कट मोशन पेश किया जाना और पास हो जाना बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज है। ऑपोजिशन पार्टी का आदमी खड़ा होकर बोला था कि हमको कट मोशन पेश करना है, तो लोकसभा का स्पीकर पूछा था किस टाइप का कट मोशन, तो ऑपोजिशन पार्टी वाले ने बताया पॉलिसी कट मोशन। जब पॉलिसी कट मोशन टोटली पास हो जाएगा, जब पॉलिसी कट मोशन टोटली पास हो जाएगा, तभी जाके जो भी पॉलिसी कट मोशन के अंतर्गत जो भी चीजें होती हैं वो होंगी। सर पॉलिसी कट मोशन के अंतर्गत क्या होता है? सर पॉलिसी कट मोशन के अंतर्गत होता है कि जो पूरा पूरा इंटायर पॉलिसी है ना, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। पूरा इंटायर पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इंटायर पॉलिसी को मतलब जितना पैसा मांगा गया था ना, वो बोला जाता है कि अब पूरा पैसा नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे, पूरा ये पूरा डिमांड ऑफ ग्रांट ही खत्म है, गलत है। सर डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ने 1,000 करोड़ मांगा था और उसको 1,000 करोड़ रुपया नहीं मिला, तो कितना रुपया मिला डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को? कितना रुपया मिला? 0 रुपया। बट याद रखिएगा एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमारे पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता है। अगर पॉलिसी कट मोशन पास भी हो जाए ना, फिर भी हम लोग उस डिपार्टमेंट को या फिर उस मिनिस्ट्री को 1 रुपया पक्का देते हैं, खाली हाथ नहीं भेजते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। 1 रुपया पक्का देते हैं, उसको हम खाली हाथ नहीं भेजते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है। पॉलिसी कट मोशन के वक्त यस ओनली 1 रुपीज, सगुन का, सगुन का 1 रुपया। हाँ भैया जाओ, तुम भी इंजॉय करो, जाओ पार्टी वार्टी करो, इंजॉय करो एकदम, ठीक है। 1 रुपया पक्का दिया जाता है पॉलिसी कट मोशन में, ठीक है, खाली हाथ नहीं भेजते हैं अपन। तो ये हो गया एक टाइप का मोशन, ये हो गया एक टाइप का मोशन। नेक्स्ट अब नोट रहता है, अब वो आप आईएएस बन के देखिएगा, देखिएगा जब आप जनरल सेक्रेटरी बनिएगा ना, तब जाके देखिएगा, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जो होता है वो होता है, ये हो गया एक टाइप का कट मोशन, सबको समझ में आया होगा पॉलिसी कट मोशन क्या होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो है इकोनॉमिक कट मोशन। इकोनॉमिक कट मोशन, सर इकोनॉमिक कट मोशन अगर पास हो गया तो, ध्यान से सुनेगा, अगर पास हो गया तभी, इकोनॉमिक कट मोशन अगर पास हो गया तो तब क्या होता है? तब जो पैसा प्रपोज किया गया था यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के लिए किसी मंत्रालय का, उतना पैसा नहीं मिलता है, उससे कुछ अमाउंट काट लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कितना मांगा गया था डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा? प्रपोज्ड डीओजी कितना था? हाँ जी, प्रपोज्ड डीओजी कितना था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का? 1,000 करोड़, 1,000 करोड़, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि लोकसभा में पास हो गया इकोनॉमिक कट मोशन, और इकोनॉमिक कट मोशन के दर्ज पे ये बोला गया कि देखो हम तुमको 1,000 करोड़ रुपया नहीं देंगे, क्योंकि इकोनॉमिक कट मोशन पास हो गया है। तो सब कोई आपस में डिसाइड करता है कि 1,000 करोड़ में से कुछ पैसा काट के इसको देंगे। कितना पैसा काटेगा उन लोग का अपना मन, कोई स्पेसिफाइड पैसा नहीं लिखा हुआ है, लेट इट बी कि 500 करोड़ काट लेगा और बोलेगा कि देखो 500 करोड़ रुपया कट हो गया क्योंकि इकोनॉमी कट मोशन पास हो गया है, ठीक है। जो अपोजिशन है उसने पूरा इकोनॉमी कट मोशन पेश किया और वो पास भी हो गया, इसीलिए फाइनली कितना मिलेगा उस डिपार्टमेंट को या फिर उस मंत्रालय को? सर 1,000 मांगा था, 500 करोड़ कट हो गया, कितना मिलेगा? 500 करोड़ रुपया मिलेगा। क्या ये 500 करोड़ कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं, मैंने एग्जांपल दिया कि एक जनरल अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट कट हो जाता है, एक फिक्स्ड अमाउंट कट हो जाता है प्रपोज्ड अमाउंट से, जितना पैसा मांगा था उतना कट हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, पॉलिसी कट मोशन, ध्यान से सुनना। मेरा बेटा आया एक दिन मेरे पास, ठीक है, मेरा बेटा आया एक दिन मेरे पास, मेरे को बोलता पापा मेरे को आज टैटू बनवाना है, मेरे को आज टैटू बनवाना है। मैंने बोला ओके बेटा, मैं टैटू बना दूंगा। मैंने पूछा बेटा किसके नाम पे बनाओगे? उसने बोला मैं अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पे बनाऊंगा।
अरे गजब। तो मैंने पूछा बेटा कितना पैसा लगेगा तुमको, कितना पैसा लगेगा वो टैटू बनाने के लिए? तो उसने बोला पापा 1000 रुपये लगेगा। नाउ इन्होंने, ये जो बेटा था मेरा, इसने मेरे को बताया कि 1000 रुपये लगेगा, और इसने मेरे से मांगा, कितना मांगा? 1000 रुपया मांगा। नाउ कैन यू टेल मी परपोज डिमांड ऑफ ग्रांट कितना है मेरे बेटे का? 1000 रुपया। ठीक है, परपोज डिमांड ऑफ ग्रांट कितना है? 1000 रुपया। नेक्स्ट, अब मैंने बोला कि बेटा बेटा रुको रुको, मैं कट मोशन पेश करता हूँ, मैं कट मोशन पेश करता हूँ। ये क्या बोल रहे पापा? कट मोशन पेश करता हूँ, ठीक है। और मेरे बेटा ने मुझसे पूछा किस टाइप का कट मोशन? मैंने बोला पॉलिसी कट मोशन, मैंने बोला पॉलिसी कट मोशन। मैंने पॉलिसी कट मोशन पेश किया, और पास करने वाला कौन है? मैं ही हूं ना, मैंने पास भी कर दिया। और मैंने अपने बेटे को बोला बेटा क्योंकि अब पॉलिसी कट मोशन पास हो चुका है, इसीलिए तुम्हें 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। क्यों पापा, ऐसा क्यों? क्योंकि पॉलिसी कट मोशन में क्या होता है, पूरे पॉलिसी को ही रिजेक्ट कर दिया जाता है कि भाड़ में जाओ, 1 रुपया नहीं देंगे। लेकिन बेटा पार्लियामेंट में ना एक रूल है, पार्लियामेंट में एक रूल है कि इंटायर परपोज्ड, ये था परपोज्ड अमाउंट, इंटायर परपोज्ड अमाउंट, परपोज्ड डिमांड ऑफ ग्रांट को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब 1000 रुपया मांगा था, हम 1000 रुपया नहीं दिए, लेकिन फिर भी कितना रुपया दिया जाता है पार्लियामेंट में? सर 0 नहीं, एटलीस्ट 1 रुपया दिया जाता है। तो हम भी अपना बेटा को बोलेंगे लो अपना गर्लफ्रेंड को मेरी तरफ से चॉकलेट खिलाना 1 ईयर वाला। ठीक है, समझ में आया? पॉलिसी कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट। अब सुनना नेक्स्ट डे क्या हुआ। नेक्स्ट डे मेरा बेटा आया मेरे पास, बोलता पापा पापा मेरे को ना वीडियो गेम चाहिए। मैंने बोला यार कभी तुम टैटू बनाना चाहते हो, कभी वीडियो गेम खेलना चाहते हो, पापा मेरे को बोला पापा प्लीज प्लीज प्लीज। तो मैंने पूछा ठीक है तुम्हारा परपोज्ड वैल्यू कितना है, कितना चाहिए तुम्हें ये बताओ। फिर बोलता है पापा मेरे को 1000 रुपये दो। मैंने बोला यार 1000 रुपये, तो कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज द परपोज्ड डिमांड ऑफ ग्रांट फ्रॉम माई सन? परपोज डिमांड ऑफ ग्रांट कितना है? 1000 रुपया। लेकिन मैंने बेटा को बोला बेटा मैं कट मोशन पेश करता हूँ। तो फिर मेरा बेटा बोला कि पेश करने से कुछ थोड़ा ना होता है, उसको पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पास करने के लिए कौन है? मैं अकेला हूँ, मैं ही मेजोरिटी, मैं ही सरकार, सब कुछ मैं ही हूँ। मैंने बोला कट मोशन पेश कर दिया। किस टाइप का कट मोशन? इकोनॉमी कट मोशन। इकोनॉमी कट मोशन पेश किया और इकोनॉमी कट मोशन को पास भी हो गया। नाउ इकोनॉमिक कट मोशन का क्या मतलब होता है कि जितना पैसा मांगा गया है उतना पैसा नहीं दे रहे हैं, उसमें से कुछ पैसा काट के दे रहे हैं, बस इतना ही होता है इकोनॉमिक कट मोशन। मतलब मेरा बेटा बोला मेरे को कि 1000 रुपया चाहिए, परपोज्ड डीओजी कितना था? 1000। परपोज्ड डीओजी कितना था? 1000। लेकिन हम उसमें से कुछ पैसा काट के दे रहे हैं उसको। कितना पैसा काट के दे रहे हैं? 700 रुपया। 700 रुपया काट के दे रहे हैं। मतलब दे कितना रहे हैं? फाइनल, फाइनल कितना दे रहे हैं? 300 रुपया। समझ में आपको? ये हो गया इकोनॉमिक कट मोशन। मतलब इकोनॉमिक कट मोशन में क्या होता है सर, जितना मांगा जाता है मिनिस्ट्रीज के द्वारा उतना नहीं देते हम लोग, कुछ पैसा काट के देते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप का जो कट मोशन है वो है, पहला क्या पढ़ा हमने? पॉलिसी कट मोशन। दूसरा पढ़ा हमने इकोनॉमिक कट मोशन। और तीसरा होता है टोकन कट मोशन। सुनो ध्यान से, टोकन कट मोशन में क्या हुआ। थर्ड वाला है टोकन कट मोशन, लिख लीजिएगा टोकन कट मोशन। एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आया, मेरे को बोला पापा मेरे को 1000 रुपया चाहिए। मैंने बोला क्यों? तो उसने मेरे को बोला पापा मुझे ना फुटबॉल खरीदना है, फुटबॉल खरीदना है। तो मैंने उसको बोला अरे अभी एक सप्ताह पहले तो 1000 रुपया लिया था तुम मेरे से फुटबॉल खरीदने के लिए, क्या किया उस पैसे का? तो मेरा बेटा बोलता पापा अरे नहीं पता पापा कहाँ चला गया, नहीं समझ में आ रहा मुझे। तो मैंने बोला अच्छा तुमको नहीं समझ में आ रहा कि फुटबॉल का पैसा कहाँ चला गया? चलो तुमको 1000 रुपया चाहिए ना, अब तुमको हम 1000 रुपया नहीं देंगे। अब हम तुमको, क्योंकि तुम 1000 रुपया ऑलरेडी ले चुका था मेरे से, क्योंकि मेरे से तुम ऑलरेडी कुछ पैसा ले चुका था फुटबॉल खरीदने के लिए, वही काम करने के लिए, और फिर से उसी काम के लिए तुम फिर से पैसा मांग रहे हो, इसीलिए हम तुमसे वो जो तुम पैसा मांग रहे हो ना, उस पैसा से कुछ ना कुछ पेनल्टी काटेंगे, उस पैसा से कुछ ना कुछ पेनल्टी काटेंगे। ठीक है सर, कितना है? 1000 रुपया मांगा था, हमने उसको पैसा नहीं दिया, जितना वो मांगा था उतना पैसा नहीं दिया। कितना पैसा काटेंगे सर? हमेशा याद रखिएगा 100 रुपया काटा जाता है पार्लियामेंट में। जब
टोकन कट मोशन पास हो जाता है तो जितना भी पैसा मांगा है ना उसका 100 रुपया काट दिया जाता है, मतलब हम अपना बेटा को कितना देंगे, 900 रुपया देंगे। समझ में आया? इकोनॉमिक कट मोशन। इकोनॉमिक कट मोशन जो है सर, ये एक डिसिप्लिनरी मोशन है, डिसिप्लिन, ताकि मेरा बेटा अगले बार ऐसा ना करे, अगले बार ऐसा ना करे, अगले बार, हाँ जी, एग्जैक्ट 100 रुपया ही कटेगा, एग्जैक्ट 100 रुपया ही कटेगा, ठीक है, एग्जैक्ट, ताकि अगले बार मेरा बेटा मेरे से ऐसा ना करे, ठीक है। समझ में आया? टोकन कट कट मोशन मतलब सर, अगर आपको याद हो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कितना रुपया मांगा था, 1000 करोड़। कितना रुपया मांगा था, 1000 करोड़। लेकिन मान लेते हैं पार्लियामेंट में टोकन कट मोशन पास हो जाता है, तो कितना रुपया एज अ फाइन काटेगा गवर्नमेंट, सर 100 रुपया। मतलब समझ रहे हो, 1000 करोड़ में से 100 रुपया काट के उसको देगा। कोई सेंस इस बात का, लेकिन फिर भी ऐसा किया जाता है, याद रखिएगा। इकोनॉमी कट मोशन, समझ में आया सबको कट मोशन क्या होता है? एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज कट मोशन? ठीक है, सुनना आप ध्यान से। आज तक कोई भी कट मोशन, मतलब कट मोशन जो है ना वो कभी पास नहीं हो सकता, कट मोशन जो है वो कभी भी पास नहीं हो सकता पार्लियामेंट में, लोकसभा में अगर मैं बोलूं। क्यों नहीं हो सकता, सुनिएगा ध्यान से। मैंने क्या बोला, रूलिंग पार्टी वो पार्टी होती है जो कि मेजोरिटी में होती है लोकसभा में। अब मान लो माइनॉरिटी वाला खड़ा होकर चिल्ला रहा है कि मेरे को कट मोशन पेश करना है, कट मोशन पेश करना है। कैन यू टेल मी कि ये कट मोशन पास हो पाएगा? सर कैसे हो पाएगा? मेजोरिटी में कौन है, रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी क्या बोलेगा, हट पागल है का, कट मोशन क्यों पेश करो, नहीं नहीं पास होने देंगे, नहीं पास होने देंगे। इसीलिए सर कट मोशन पास नहीं होता है। और मान लो कि अगर कट मोशन पास हो गया, अगर कट मोशन पास हो गया इसका मतलब क्या है सर, कट मोशन अगर पास हो गया ना, इसका मतलब ये बताया जा सकता है, ये बोला जा सकता है कि सर जो रूलिंग पार्टी है ना वो मेजोरिटी में नहीं है, इसीलिए रूलिंग पार्टी को अब रिजाइन देना चाहिए। रूलिंग पार्टी के पास बहुमत नहीं है, रूलिंग पार्टी के पास बहुमत नहीं है, अब उसको रिजाइन देना चाहिए। अब इसको कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन से मत, प्लीज उधर मत कनेक्ट करना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं दोनों, ठीक है, समझ में आया? अगर कट मोशन पास हो जाता है ना हमारे लोकसभा से, इसका मतलब यह हो सकता है, यह माना जा सकता है कि सर लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है उसके पास बहुमत नहीं है, ठीक है। और अगर बहुमत जिसके पास नहीं है उसको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। समझ में आपको? इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। अब एक बात बताओ, लेट इट बी की अभी जो आने वाला है 2023 का बजट, उसमें लेट इट बी की 105 गो डिमांड ऑफ ग्रांट पेश किया जाएगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। पहला वाला जो पेश किया गया उसमें सब चिल्लाया, माइनॉरिटी वाला मतलब जो अपोजिशन पार्टी था वो लोग चिल्लाया कट मोशन पेश करना है, नहीं पेश हो पाया, मतलब नहीं पास हो पाया, पास नहीं हो पाया। जब दूसरा डीओजी पेश किया गया फिर चिल्लाया अपोजिशन वाला कट मोशन पेश करना है, फिर वो पास नहीं हो पाया। तीसरा बार पेश जब हुआ, तीसरा जो डीओजी पेश हुआ उसमें भी वो चिल्लाया कट मोशन, चौथा में भी कट मोशन, पांचवा में भी कट मोशन, लेकिन एक भी कट मोशन सर पास नहीं हो पा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि माइनॉरिटी वाला जो अपोजिशन पार्टी है वो भी बोलेगा भाग यार, बार बार कौन कट मोशन चिल्लाएगा, छोड़ो, पास ही नहीं हो पाएगा, पता है कि मेरे पास मेजोरिटी है ही नहीं, कैसे पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सर सब कोई आराम से बैठ जाता है और बोलता है नहीं भैया अब हमको कट मोशन नहीं बोलना है। अब लेट इट बी की पांच छह डीओजी के लिए कट मोशन बोला गया, कट मोशन बोला गया ऑपोजिशन के द्वारा। अब देखा जा रहा है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा कि कोई कट मोशन बोलता ही नहीं है, तो लोकसभा के स्पीकर क्या बोलते हैं कि देखो भैया 5-6 गो कट मोशन तुम लोग पेश करने का कोशिश किया लेकिन एक भी पास नहीं हुआ। अब बताते हैं कि मेरे पास, मेरे हाथ में 99 को डिमांड ऑफ ग्रांट है, क्या तुम लोग सुनना चाहता है इसके बारे में, कौन कितना पैसा मांगा है? सब बोलता भाग क्या, नहीं क्या ही सुनेंगे झूठ मूठ का, फायदा ही नहीं है, सुन के फायदा नहीं है, कट मोशन पेश कर ही नहीं सकते, कट मोशन अगर पेश कर भी देंगे तो पास होगा नहीं, तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। तो लोकसभा के स्पीकर पूछते हैं क्या इन सभी को, ऐसे लहराते हुए, क्या ये सभी को, ये जितना भी 99 डीओजी है सबको एक बार में पास कर दें? सब अपोजिशन वाला बोलता है
ये फायदा ही नहीं है कट मोशन पेश करने का, तो ठीक है पास कर दीजिए। सर याद रखिएगा, मैक्सिमम डीओजी जो है ना, मैक्सिमम डिमांड ऑफ ग्रांट जो है ना, वो ऐसे ही पास हो जाता है विदाउट कट मोशन। मतलब कट मोशन कोई बोलता भी नहीं है कि हमको कट मोशन करना है, ऐसे ही पास हो जाता है। और याद रखिएगा, जब भी विदाउट ओपोजिशन का कोई भी बिल पास हो जाए, विदाउट ओपोजिशन का कोई भी बिल अगर पास हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्यूलोटाइन, ग्यूलोटाइन। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम जो डीओजी हैं वो किस तरीके से पास हो जाते हैं, आंसर होना चाहिए ग्यूलोटाइन। ग्यूलोटाइन का मतलब क्या सर, ओपोजिशन है, ठीक है मानते हैं, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है, ठीक है, वो रहे ना रहे, इतना ज्यादा मेजोरिटी है ना मेरे पास, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ग्यूलोटाइन के तरीके से जो रिमेनिंग डीओजीज हैं वो पास हो जाते हैं। तो सर यही था हमारा जो वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स, ये था हमारा चौथा स्टेज। क्या सबको समझ में आया चौथा स्टेज में क्या क्या चीज होता है? क्या सबको समझ में आया चौथा स्टेज में क्या क्या होता है? ठीक है, कल मिलेंगे हम लोग, नेक्स्ट डे हम लोग ये 2 स्टेज करेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, थैंक यू, कल मिलते हैं।